नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दहेज के लालची। कैसी मनहूस शक्ल है इसकी। मेरा तो पति ही खा गई है। इससे तो अच्छा होता कि तू ही मर जाती। शिखा अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी जोर जोर से छाती पीट रही रो रही थी और अपनी सौतेली बेटी कनिका को कोस रही थी। अभी कुछ ही देर पहले तो बारात वापस लौटी थी कनिका की। आनंद जी ने कनिका के ससुरालियों कितनी जी हजूरी की, लेकिन दहेज के लोभी लालची लोग भरी सभा में कम दहेज के कारण कनिका को ठुकरा कर चले गए थे। कनिका की सास बिमला आनंद जी पर सबके सामने बरस पड़ी थी। देखिए जी, हमने कार की डिमांड की थी आपकी इस काली बेटी के बदले, लेकिन आप तो मौके पर ही मुकर रहे हैं। पंडित जी, यही रोक दीजिए, ये शादी अब नहीं होगी। आनंद जी उनसे लगातार विनती कर रहे थे। अरे बहन जी, मेरी बात तो सुनिए आप। मैं कार का इंतजाम जल्दी कर दूंगा, बल्कि कल ही आपके घर कार आ जाएगी। कुछ पैसे कम थे, इस कारण नहीं हो पाया। इतने सारे इंतजाम में काम पड़ ही गए। कनिका के ससुर आलोक जी ने बीच में पड़ते हुए कहा, कम पड़ गए? ये सब देखना तो आपका काम था ना। शादी होने के बाद आपका क्या भरोसा कि अपनी इस काली बेटी को हम पर थोप कर आप तो निकल लेंगे, लेकिन कार के लिए आपके घर के चक्कर कौन काटेगा। दोनों ने मिलकर शादी के मंडप में ही आनंद जी का तमाशा बनाने पर मजबूर कर दिया था। लोग तमाशाई बनकर खड़े देख रहे थे और आनंद जी बुरी तरह से रोते हुए हाथ जोड़ते हुए शादी करने की विनती कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। बेटा तुम ही बोलो ना कुछ। जब आनंद जी ने अपने होने वाले दामाद अमित से कहा तो वो भी उल्टे आनंद जी को ही खरी खोटी सुनाने लगा। आपकी इस बेटी के बदले ऐसा क्या मांग लिया हमने जो आप दे नहीं पा रहे हैं। आनंद जी उन्हें 1 मिनट रुकने को कहकर अपनी पत्नी शिखा को लेकर अंदर गए और उससे घर में रखे हुए जेवर मांगे, लेकिन शिखा ने साफ इनकार कर दिया। देखो जी, ये सब मेरी बेटी आरती का है, इसके लिए आपने इतना किया है। अब आरती का हिस्सा मैं इसको नहीं दूंगी। बारात लौटती है तो लौट जाए, लेकिन अपनी बेटी का हक किसी और को नहीं देने दूंगी। वैसे भी इसके साथ तो शादी के बाद भी यही होना है। अभी हो जाए तो अच्छा। आनंद जी का हाथ गुस्से में शिखा के ऊपर उठा और ऊपर उठकर ही रह गया। उनके सीने में अचानक दर्द उठा और वो किसी तरह से बाहर आकर गिर गए। उनके गिरते ही उनके चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए और कनिका भी दौड़कर पापा पापा चिल्लाती हुई उनके पास आ गई। बिमला ने ये देखकर अपने पति और बेटे से कहा, चलो जी, अब इनका नाटक शुरू हो गया। अब हमें ये ऐसे ब्लैकमेल करेंगे। चल बेटा जल्दी चल। जमीन पर पड़े आनंद जी तड़प रहे थे। उन्हें सांस नहीं आ रही थी और कनिका जोर जोर से चिल्ला रही थी, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। शिखा ने कनिका का हाथ हटाया और आनंद जी का सिर अपनी गोद में रख लिया। आरती तब तक डॉक्टर को फोन कर चुकी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने आनंद जी को मृत घोषित कर दिया। आनंद जी सदमे से हार्ट अटैक के कारण मर चुके थे और अब कनिका उनके पास बैठी बिलख रही थी। शिखा दहाड़े मारकर रोने लगी थी और कनिका निढाल सी होकर अपने पापा के पास ही जमीन पर गिर गई थी। मेहमान भी मंडप से कन्नी काट कर जाने लगे थे, लेकिन कुछ शुभचिंतक भी थे जो वहां रुक गए थे। आरती पापा पापा कहते हुए जमीन पर पड़े आनंद जी से लिपटकर बुरी तरह बिलख रही थी। शिखा ने इतने मेहमानों के बीच कनिका को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। अब तो तुझे सब्र आ गया होगा मनहूस, चैन पड़ गया होगा तुझे। दूर चली जाए यहाँ से मनहूस कहीं की। आज कनिका ने अपने पिता को खोया था, वो भी शादी के मंडप में, जिसका कारण वो खुद भी मान रही थी। इस कारण शिखा यानी अपनी सौतेली माँ के सारे दोषारोपण सही लग रहे थे। हाँ, मैं ही मनहूस हूँ कहते हुए कनिका बुरी तरह रो रही थी। ऐसे समय में उसे अपने पिता के पास भी जाने नहीं दिया जा रहा था, जिसका ये आखिरी वक्त था। अगले दिन सुबह सुबह सभी रिश्तेदारों द्वारा मिलकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटा खुद को मत कोस, गलती तेरी नहीं बल्कि लड़के वालों की है, जिन्होंने इस हीरे जैसी लड़की को नहीं पहचाना। ऐसा कहकर कनिका की मौसी उसे शांत करा रही थी, लेकिन कनिका को रोते रोते कई दिन बीत चुके थे और उसके सहारे के लिए उसकी मौसी वहीं उसके पास रुकी रही। मौसी उसे समझाने लगी थी, बेटा तू अब आगे का देख, जीवन बहुत लंबा है। कुछ बनकर इस समाज के ऊपर तुझे ही तमाचा मारना है और अपने पिता का बदला लेना है। कुछ दिन बाद मौसी भी जा चुकी थीं और शिखा कनिका के साथ पहले से भी बहुत बुरा व्यवहार करने लगी थी और अब तो उसे रोकने के लिए आनंद जी भी नहीं थे। कनिका खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। सारे दिन घर के काम करती और शिखा के ताने सुनती। काश मैंने ही पापा को रोक दिया होता,
कनिका को वो बीती बातें याद आने लगी जो एक दिन उसने अचानक से दरवाजे पर खड़े सुन ली थी। सुनो जी, तुम अपनी इस काली कलोटी बेटी को जल्दी से विदा करो, मुझे अब ये घर में बर्दाश्त नहीं होती। मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है, शिखा ने अपने पति आनंद जी से कहा। आनंद जी ने शिखा को जवाब दिया, शिखा तुम इसके रंग की बात मत किया करो, और तुम्हें जल्दी क्या है, पहले इसके लिए कोई अच्छा लड़का मिले, ऐसे ही तो कहीं झोंक नहीं सकता। और कान खोलकर सुन लो तुम, आरती की शादी कनिका की शादी के बाद ही होगी। जल्दी की बात करते हो आप। इसकी शक्ल देखी है आपने, उल्टा तबाह है। सीधे साधे बैठकर लड़के का इंतजार किया तो इस जन्म में तो इसके लिए कोई लड़का नहीं मिलेगा, और आपके इस नियम के कारण मेरी बेटी की शादी भी देर से होगी। किसी अनाथालय में लड़का देख लो और शादी कर दो। आनंद जी ने रूखेपन से कहा, शिखा तुम बकवास मत करो, अनाथालय की बात कैसे आई दिमाग में तुम्हारे? कोई देर नहीं हो रही है, मैं ढूंढ रहा हूँ, जब सही लड़का मिलेगा तो कर दूंगा। शिखा पैर पटकती गुस्से में अंदर चली गई, और रसोई में से आती बर्तनों को आवाज से उसके गुस्से का एहसास भी बाहर बैठे आनंद जी को हो रहा था। दरअसल शिखा कनिका की सौतेली माँ थी। कनिका की मां बचपन में ही गंभीर बीमारी के कारण चल बसी थी, और कनिका के पालन पोषण के लिए उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी थी। लेकिन शिखा को कनिका एक आंख नहीं भाती थी, और वो कनिका को खूब डरा धमका कर रखती थी। कनिका का बचपन शिखा के खौफ में ही बीता। 8 साल की कनिका शिखा की एक आवाज पर कांप जाया करती थी, और शिखा के गुस्से से बचने के लिए उसका हर काम बिना ना नुकुर के कर दिया करती। इस सब का आभास आनंद जी को था, लेकिन शिखा प्यार दिखाने का झूठा नाटक करने लगती थी, जिस कारण आनंद जी चुप हो जाया करते थे और कनिका के लिए चुपके से उसकी पसंद का सामान लाया करते थे, क्योंकि सामने से लाने पर शिखा फिजूल खर्ची की बातें करने लगती थी। यूं ही कनिका बड़ी हो गई, और शिखा की अपनी बेटी आरती की अब बड़ी हो गई थी। आरती कनिका से 4 साल छोटी थी, और कनिका से उसकी खूब बनती भी थी। लेकिन उन दोनों को साथ देखते ही शिखा किसी बहाने से कनिका को काम में लगा देती, और आरती को कमरे में ले जाकर फटकार लगाया करती। पढ़ाई में होशियार कनिका ने 12वीं क्लास में अपने स्कूल में टॉप किया था, लेकिन शिखा को इससे भारी जलन हो गई थी, क्योंकि उसकी बेटी आरती का मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं था। लेकिन आरती गोरी और सुंदर थी, जिस कारण शिखा को अपनी बेटी पर बहुत घमंड होता था। शिखा ने घर के कामों के लिए कनिका की पढ़ाई भी रुकवा दी, और कनिका अपनी पढ़ाई घर पर रहकर ही करती थी। कनिका ने अपनी सौतेली माँ से बचने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी थी। वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके पिता उसके कारण उसकी सौतेली माँ से रोज रोज ताने सुने, और इसी कारण इस दहेज वाली शादी के लिए हामी भरी थी। लेकिन अब तो सब कुछ लुट चुका था, और कुछ भी वापस नहीं आ सकता था, ना ही वो शादी वाला दिन और ना ही उसके पापा। एक दिन शिखा ने कनिका को घर से बाहर निकाल दिया, चल निकल यहाँ से, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तेरी मनहूस शक्ल मेरे बच्चे खुचे घर को भी बर्बाद कर देगी। कनिका के पास कोई आसरा ना था तो कहाँ जाती, इसलिए कितने घंटों तक बाहर दरवाजे पर ही बैठी रही। लेकिन गुस्सैल शिखा ने दरवाजा नहीं खोला, ना ही आरती को खोलने दिया। आरती बार बार उसे खिड़की से झांक कर देखती रही। कनिका समझ चुकी थी कि उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, और आज ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। कनिका उठकर अपनी मौसी के घर चली गई, जिन्होंने उसे प्यार से बिठाया, भूखी प्यासी कनिका को खाना खिलाया। 3 दिन हो चुके थे, और कनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसने मौसी के कमरे से आती आवाजें सुन ली। कब जाएगी तुम्हारी ये मनहूस भांजी, अब हमारा घर खाएगी क्या? ये आवाज उसके मौसा जी यानी मौसी के पति की थी। कनिका ये सब सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाई, और तभी उसकी मौसी ने उससे बाहर आकर कहा, कनिका बेटा तू कोई नौकरी करेगी क्या? कनिका सब समझ रही थी, और उसने हाँ में सिर हिला दिया। कनिका को अगले ही दिन उसकी मौसी ने अपनी सहेली के छोटे से बिजनेस में एक छोटी सी नौकरी दिलवा दी थी। कनिका ने मन लगाकर जॉब की और अपने पैसे इकट्ठे करती रही। उसने अपनी पढ़ाई भी फिर से शुरू कर दी थी, और कुछ बनने का सपना पूरा करने की कोशिश में लगी रही। उसकी मौसी कभी कभी आकर उसे हिम्मत देती रहती थी। अपने कमरे में कनिका अपने पापा की फोटो देखकर उन्हें याद करती रहती थी। कनिका को काम करते हुए 4 साल हो चुके थे, और वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटी हुई थी। इतने साल में शिखा ने उसकी कोई खबर नहीं ली, और ना ही आरती को उसका पता लगाने दिया। कनिका ने उन लोगों का कई बार पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि शिखा उसके पिता का घर बेचकर किसी दूसरी जगह चली गई थी, जिसका पता भी कोई नहीं जानता था। कनिका के परिवार में 2 ही लोग थे, और अब वो भी जाने कहाँ थे। अब 2 साल और बीत गए थे, और कनिका अपनी पढ़ाई पूरी करके पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। अपनी नौकरी से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपना एक ऑफिस तैयार कर लिया।
अब वो नामी गिरामी वकील बन चुकी थी। कनिका सिर्फ दहेज के ही केस लड़ा करती थी और परेशान लोगों को न्याय दिलाया करती थी। उसने अपने जीवन का यही ध्येय बना लिया था, क्योंकि इसी के कारण उसने जीवन में बहुत कुछ खोया था। लोगों की मदद करके उसे सुकून मिलता था। एक दिन कनिका अपने ऑफिस में बैठी हुई किसी केस पर अपने असिस्टेंट से डिस्कस कर रही थी, तभी वहां एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर कनिका ने उसे तुरंत पहचान लिया। अरे रिया, तू यहाँ कैसे? रिया उसके स्कूल के दिनों की सहेली थी। बीतते समय के साथ वो भी कहीं छूट गई थी और आज अचानक आकर सामने खड़ी हो गई थी। रिया भी उसे देखकर हैरान थी और बोली, कनिका तू वकील बन गई है? मैं तो यहाँ अपने केस के लिए आई थी। मुझे पता चला कि यहाँ तू मिलेगी। मुझे तो किसी ने तेरा नाम और ऑफिस का पता बताया और ये कहा कि वो मैडम अच्छे से मदद करेंगी। कनिका ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अच्छा बैठ, आराम से सब सुनती हूँ। बहुत दिन बाद मिले हैं, कनिका ने आवाज देकर अपने ऑफिस के चपरासी से कहा। सुनो, मैडम के लिए चाय मंगवाओ, कुछ समोसे वगैरह भी ले आना। रिया आराम से बैठ चुकी थी और कनिका ने उसके साथ इतनी देर में ढेर सारी स्कूल की यादें ताजा कर ली थी। इतने में चाय आ गई थी। फिर रिया ने उदास होकर कहा, कनिका वही दिन अच्छे थे, शादी का फैसला ही गलत हो गया। लड़का अच्छा देखा, दहेज की मांग भी मान ली, लेकिन बाद में मंडप में ही छोड़ गए क्योंकि दहेज ज्यादा था और मेरे पापा पूरा नहीं कर पाए थे। कनिका को सुनकर बहुत दुख हुआ। ओह, ये तो बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ। अच्छा किया जो तू इधर आ गई। मैंने तो ऐसे लोगों को सजा दिलाने का ही बीड़ा उठाया है। कनिका ने रिया की सारी आपबीती सुनी और सारी कहानी सुनने के बाद कनिका ने कहा, उस लड़के की फोटो तो मुझे दिखा देना। रिया ने तुरंत कहा, हाँ है ना मेरे पास। रिया ने फोटो निकालकर तुरंत दिखा दी। कनिका उन तस्वीरों को देखते ही हैरान हो गई, जिनमें लड़के के साथ साथ उसकी माँ और पूरे परिवार की भी तस्वीरें थीं। कनिका ने तस्वीरें अपने टेबल की दराज में रखते हुए कहा, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं रिया। तू अब चिंता मत कर, तुझे न्याय भी मिलेगा और इन लोगों को सजा के साथ साथ ये शादी का खर्चा भी देंगे। मेरे रहते अब कोई चिंता नहीं। ये तस्वीरें अब मेरे पास छोड़ दे। रिया ने कनिका से छूटते ही कहा, रख लो यार, इतने कमीने लोग थे कि क्या बताऊं कनिका। पापा कितने गिड़गिड़ाए थे कि शादी ना टूटे, लेकिन वो लोग बड़े ही गिरे हुए लोग थे। शादी टूटने पर लड़की की जिंदगी कैसी हो जाती है इसका एहसास भी उनको नहीं था। उस दिन मंडप में हमें कितने ताने दे रहे थे, जैसे कि हमने कितना बड़ा पाप किया हो, कुछ कम पद गया हो, शादी ही तोड़ दी। अब पापा सदमे में रहते हैं, ना तो मुस्कुराते हैं ना ही ठीक से सोते हैं। कनिका ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, मैं हूं तेरे साथ, चिंता मत कर। अगले ही दिन कनिका ने उस लड़के पर केस दाखिल कर दिया, उसके घर नोटिस भेज दिया। लड़के वाले हक्के बक्के रह गए। एक हफ्ते में ही कोर्ट में वकील के साथ पेशी थी। ऐसा हो जाएगा ये तो सोचा भी नहीं था, बल्कि लड़की वालों को सीधा समझकर पैसा ऐंठ कर बैठ गए थे। धीरे धीरे एक हफ्ता भी खत्म हो गया और पेशी का दिन आ गया। कोर्ट में लड़के वाले जज साहब के सामने वकील के साथ हाजिर हो चुके थे। रिया के इल्जामों के बदले कितने उल्टे इल्जाम उन्होंने अपने केस में लिखवाए थे। जैसे ही उनका नंबर आया तो कोर्ट रूम में कनिका रिया के साथ दाखिल हुई, जिसे देखकर लड़के वालों के होश उड़ गए। उनके पैरों से जमीन ही सरक गई। एक तो कनिका नामी गिरामी वकील थी, दूसरा कनिका से कुछ और भी तो लेना देना था, जिसकी पत्ते खुलने से ही वो लोग कांप गए थे और अब सजा का डर लगने लगा था। कनिका ने जैसे उन्हें देखा तो वो लड़के की माँ की तरफ देखकर मुस्कुराई और करीब आकर कहा, अब डर लग रहा है क्या? मुझे पहचान तो लिया होगा। आपका तो ये पुराना पेशा है, तो फिर डर क्यों रही हैं? कनिका तो आगे बढ़ गई, मगर लड़के की माँ के दिल पर सांप लौटने लगे। उसने सोचा नहीं था कि कनिका कभी यूं भी टकराएगी, क्योंकि ये वही कनिका थी जिसे मंडप में फेरों से पहले छोड़ दिया गया था और शादी तोड़ दी गई थी। आज इतनी बड़ी वकील बनकर सामने खड़ी थी तो डर कैसे नहीं लगता। और फिर पुरानी करतूतों की सजा भी तो इन लोगों को मिलने वाली थी। केस शुरू हो चुका था और जज साहब दोनों की दलील सुनते रहे और अंत में अगली तारीख लेकर दोनों पक्ष वहां से वापस लौट गए। इतना आसान भी नहीं था इनको गलत साबित करना, क्योंकि कोर्ट में गवाही से ज्यादा सबूत महत्वपूर्ण होते हैं। और अब ये कनिका को सबूत इकट्ठा करने में, जिसमें वो दिन रात लगी रही, नहीं हुआ था। लेकिन इस बीच जज साहब के आदेश पर लड़के वालों को सजा के तौर पर मासिक खजाना दिया गया, जो कनिका की पहली जीत थी। कनिका ने खुश होते हुए रिया से कहा, रिया बाकी सब भी मिलेगा और सजा भी होगी, बस थोड़ा सब्र और रखो। 2 महीने के बाद कनिका पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में खड़ी थी। कनिका ने केस शुरू होते ही जज साहब के सामने कुछ तस्वीरें रखकर कहा, जज साहब एक निगाह इस पर भी डालिए और फैसला कीजिए कि किसके साथ गलत हुआ है।
जज साहब को तस्वीरें देखकर हैरान थे और कभी कनिका की तरफ देखते और कभी तस्वीरों की तरफ। कनिका ने हंसते हुए कहा, जज साहब, मुझे बहुत मेहनत लगी है इन तस्वीरों को हासिल करने में। जो आप देख रहे हैं वो भी सही है, बस लड़की रिया नहीं कोई और है, जो आपके सामने ही है। दहेज की मांग करके इन वक्त पर मंडप में ही लड़की छोड़ देना तो इन लोगों का पेशा है। ये तो दो उदाहरण है, बस बाकी को तो इन्हें मार मार कर उगलवाने चाहिए। जज साहब, इनके कारण मैंने मंडप में ही अपने पिता को खो दिया, जिसकी सजा इन लोगों को मिलनी ही चाहिए। इतना बड़ा सबूत सामने था कि जिस पर अब कोई दलील काम आने वाली नहीं थी। रिया भी आज हैरान थी, क्योंकि वो इस बारे में अभी तक भी कुछ नहीं जानती थी। कनिका को इतना लंबा समय फोटो हासिल करने में लगा, क्योंकि फोटोग्राफर के पास जाकर पुराना रिकॉर्ड ढूंढने में काफी वक्त लगा, जिसका मिलना तय नहीं था, जिस कारण मामला कोर्ट में लंबा चला। लेकिन आज खुशी का दिन था, रिया केस जीत गई थी और हर्जाने के तौर पर शादी में हुआ खर्च भी मिलने वाला था। लड़के वाले को इसके बदले कई साल की सजा भी हो गई थी। लेकिन तभी रिया ने कहा, जज साहब, आपसे एक दरख्वास्त है, मुझे इस नीच आदमी को थप्पड़ मारने दिया जाए, क्योंकि मेरा कीमती वक्त, सुख और चैन, जो भी परेशानी मेरे परिवार को हुई वो तो ये कभी नहीं लौटा सकता। आपसे यही प्रार्थना है। रिया की ये प्रार्थना जज साहब ने तुरंत कबूल की और रिया ने आगे बढ़कर झन्नाटेदार थप्पड़ इस लड़के के गाल पर रसीद कर दिया, जिससे वो खड़े खड़े ही गाल पर हाथ रखकर बिलबिला गया। इस थप्पड़ से कनिका को भी काफी हद तक सुकून मिला था। दोनों कोर्ट रूम से बाहर निकल गई थी। आज दोनों को ही इंसाफ मिला था। कनिका के दिल में जो दर्द था वो आज कम हो गया था और पिता के वापस न आने का दुख कभी नहीं होने वाला था। कनिका ने बाहर आते ही कहा, चल रिया, चाय पीते हैं, लेकिन ऑफिस में नहीं, सहेलियों की तरह टपरी में पियेंगे। रिया काफी खुश थी और वो कनिका के साथ बात करते हुए कोर्ट परिसर के पीछे बने स्टॉलों पर पहुंच गई। रास्ते में कनिका ने उसे अपनी शादी टूटने के बारे में बताया। स्टॉल पर जाते ही कनिका ने आवाज देकर कहा, आंटी 2 चाय बनाइए, बढ़िया अदरक वाली। कनिका की आवाज पर जैसे ही वो टी स्टॉल वाली महिला पलटी तो कनिका के चेहरे पर मिले जुले भाव उभर आए। वो महिला कनिका को देखते ही रह गई और उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। हैरान कनिका ने तुरंत कहा, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आप यहाँ, आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए कितना परेशान थी। इतने सालों से कहते हुए कनिका टी स्टॉल में खड़ी इस महिला के पास पहुंच गई थी। सामने खड़ी औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ शिखा थी, जो अब चाय बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। उसको अपने पास देखकर शिखा रोकर कहने लगी, बेटा बस अब कुछ कहने को नहीं है। माँ, आप तो मुझे ढूंढ सकती थी, परेशान थी तो मेरे पास आ सकती थी ना, मैं आपकी बड़ी बेटी थी। और हाँ, आरती कहाँ है? कनिका को बात करते हुए तुरंत आरती का ख्याल आ गया। शिखा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा आरती तो बीमार है और मैं किस मुंह से आती तुम्हारे पास? तुम्हारे साथ ही मैंने कौन सा कुछ अच्छा किया था? कितने दुख दिए हैं तुम्हें, तुम्हारी शादी भी टूट गई। काश मैंने उस दिन जेवर दे दिए होते तो तुम्हारे पापा जिंदा होते और तुम्हारी शादी भी नहीं टूटती। कनिका ने छूटते ही कहा, माँ, पापा तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन शादी का टूटना तो अच्छा ही रहा। ऐसे दहेज लोभियों के घर में शायद मैं ही आत्महत्या कर लेती। आपको पता है, अभी अभी उसको ही सजा दिला कर आ रही हूँ। ये सामने जो खड़ी है ये मेरी सहेली है, इसके साथ भी उन लोगों ने वही सब किया। अब आपकी बेटी बड़ी वकील जो बन गई है। कनिका ने शिखा को आंखों में आंसू डालकर कहा। गुजरे वक्त ने शिखा को जिस मुहाने पर लाकर खड़ा किया था, वहां आकर शिखा का घमंड चूर चूर हो गया था और अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। शिखा ने कनिका से हाथ जोड़कर माफी मांगी। बेटा मुझे माफ कर दे। शिखा ने कनिका के हाथों के अपने हाथों में थाम कर कहा, माँ, माफी मत मांगिए आप, मैं तो सब भूल चुकी हूँ। अब बस मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। चलिए मुझे आरती से मिला दीजिए। इसके बाद शिखा ने तुरंत चाय का स्टॉल बंद किया और आरती कनिका को लेकर चली गई। बीमार आरती के चेहरा कनिका को देखते ही खिल गया। इतने साल बाद मिली दोनों बहनें खुशी के आंसू में लेकर एक दूसरे के गले लग गई। कनिका के लिए नए जीवन की शुरुआत थी। वो दोनों को अपने साथ रहने के लिए अपने घर ले गई। पैसे का लालच इंसान को कितना गिरा देता है, इस कहानी से पता चलता है। जहां शिखा को इतना सब होने के इतना साल बाद सद्बुद्धि आई, वहीं उस लड़के के परिवार को भी उचित सजा मिली जिसके वो हकदार थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।